Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start Bare Act reading of Section 8 of Indian Evidence Act and Section 6 of Bharatiya Saksh Adhiniyam, motive, preparation and previous or subsequent conduct. Clause 1 कह रहा है any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact. मतलब वो फैक्ट रिलेवेंट होगा जो शो कर रहा हो और कॉन्स्टिट्यूट करता हो मोटिव या फिर प्रिपरेशन को किसी फैक्ट एंड इशू और रिलेवेंट फैक्ट के. क्लॉज 2 कहता है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग्स और इन रेफरेंस टू एनी फैक्ट इन इशू देयर इन और रिलेवेंट देयर टू एंड द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन एंड ऑफेंस अगेंस्ट whom is the subject of any proceedings is relevant if such conduct influences or influenced by any fact in issue or relevant fact and whether it was previous or subsequent thereto. मतलब किसी पार्टी या उसके एजेंट का कंडक्ट अगर किसी केस या उसमें उठे फैक्ट एंड इशू से जुड़ा हुआ है और जिस व्यक्ति के खिलाफ अपराध हुआ है उसका कंडक्ट भी अगर उस मुद्दे से इफ़ेक्ट हो या उसका असर उस मुद्दे पर हो तो वो भी रिलेवेंट माना जाएगा. वो कंडक्ट चाहे केस से पहले हो या केस के बाद हुआ हो, दोनों ही सिचुएशन में रिलेवेंट माना जाता है. Explanation 1. The word conduct in this section does not include statements unless those statements comply and explain acts other than statements. But this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम. एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है कि जो वर्ड कंडक्ट है इस सेक्शन में वो स्टेटमेंट्स को इंक्लूड नहीं करेगा तब तक जब तक स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक्सप्लेन ना कर रहे हों एक्ट्स को. लेकिन ये एक्सप्लेनेशन इफ़ेक्ट नहीं करेगा रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट को किसी और सेक्शन में इस अधिनियम के. एक्सप्लेनेशन 2 कहता है व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज़ रिलेवेंट एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंट एंड हियरिंग विच अफेक्ट्स सच कंडक्ट इज़ रिलेवेंट. यानी कि जो कंडक्ट है किसी पर्सन का वो रिलेवेंट होगा जब स्टेटमेंट जो होगा जो उस पर्सन के लिए किया जा रहा हो या उसकी प्रेजेंस में किया जा रहा हो वो उसके कंडक्ट को अफेक्ट करे तो उसे वो रिलेवेंट होगा. Illustrations. Illustration A. A is tried for the murder of B. The facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. Illustration A में क्या होता है, A को ट्राई किया गया है B के मर्डर के लिए. फैक्ट ये है कि A ने C का मर्डर किया था और ये बात B जानता था कि A ने C का मर्डर किया है जिसके लिए वो उसे धमकी दे रहा था कि मुझे पैसे दो वरना मैं ये बात सबको बता दूंगा कि तुमने C का मर्डर किया है. तो ये यहाँ पर रिलेवेंट है. Illustration B. A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant. इस illustration में क्या होता है, A ने B के खिलाफ एक बॉन्ड के आधार पर पैसे लेने के लिए केस किया है. B कहता है कि उसने कोई बॉन्ड बनाया ही नहीं था. अब सवाल ये है क्या B ने वाकई में बॉन्ड बनाया था या नहीं. ये बात रिलेवेंट है कि जिस समय ये बॉन्ड बनाए जाने का दावा किया गया है उस समय बी को किसी ख़ास काम के लिए पैसों की ज़रूरत थी. इसका मतलब अगर ये साबित हो जाए कि उस वक्त बी को पैसों की सख्त ज़रूरत थी तो ये बात ये दिखाने में मदद कर सकती है कि शायद बी ने वाकई में बॉन्ड बनाया था पैसे लेने के लिए. अगर बी को उस समय पैसों की ज़रूरत थी तो ये बात कोर्ट में एक ऐसा सर्कमस्टांशियल एविडेंस बनती है जो दिखा सकती है कि बॉन्ड बनाने की संभावना थी. Illustration C. A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. इस illustration में क्या होता है कि A को ट्राई किया गया है B के मर्डर के लिए पॉइजन देके. फैक्ट ये था कि B के डेथ से पहले A ने वो सिमिलर पॉइजन ख़रीदा था जो B को दिया गया है. ये उसके प्रिपरेशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करती है और ये रिलेवेंट हुई. Illustration D. The question is whether a certain document is the will of A. The facts that not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provision of the alleged will relate, that he consulted advocates in reference to make the will, and that he caused drafts of other wills to be prepared, or which he did not approve are relevant. ये इलस्ट्रेशन कह रहा है कि सवाल ये है कि क्या कोई दस्तावेज़ वाकई ए की विल है या नहीं. अब इस सवाल से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं जो इसे समझने में मदद करते हैं.
कुछ समय पहले ही ए ने उन बातों के बारे में जानकारी ली थी जिसमें उस विल का संबंध है, यानी ए ने उन मामलों की जांच पड़ताल की थी जिनके बारे में विल में लिखा गया है। ए ने वकीलों से सलाह मशवरा किया था कि उसे विल बनवानी है। इसका मतलब है कि ए विल बनाने का इरादा रखता था। ए ने कुछ दूसरी वसीयतों के ड्राफ्ट भी बनवाए थे लेकिन उन्हें पसंद नहीं किया। इसे पता चलता है कि ए वसीयत बनाने का जो प्रोसेस में था और सोच समझ कर कदम उठा रहा था। इन सभी बातों से ये साबित करने में मदद मिलती है कि जो डॉक्यूमेंट मिला है वो ए की विल हो सकता है या नहीं। ये सभी फैक्ट्स अदालत में रिलेवेंट माने जाएंगे क्योंकि ये दिखाते हैं कि ए विल बनाने के लिए गंभीर था। Illustration E. A is accused of a crime. The fact that either before or at the time of or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the fact of the case an appearance favorable to him, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence of procured the absence of persons who might have been witness or suborned persons to give false evidence respecting it are relevant. ये इलस्ट्रेशन कहता है अगर ए पर किसी क्राइम का आरोप है तो कुछ बातें ऐसी हैं जो इस मामले में अहम मानी जाएंगी। अगर ए ने क्राइम से पहले, दौरान या बाद में ऐसा कोई सबूत पेश किया है जिसमें वो खुद को बेकसूर दिखाना चाहता है, या ए ने कोई सबूत छुपा दिया है या फिर गायब कर दिया है, या उन लोगों को रोक दिया है जो गवाह बन सकते थे या उन्हें गायब करवा दिया है, या किसी से झूठी गवाही दिलवाने की कोशिश की, तो ये सारी बातें इस केस में रिलेवेंट मानी जाएंगी। मतलब अगर ए ऐसा कुछ करता है जिससे लगता है कि वो खुद को बचाना या सच्चाई छिपाना चाहता है तो ये सब बातें कोर्ट में सबूत के तौर पर मानी जा सकती हैं। Illustration F. The question is whether A robbed B. The fact that after B was robbed, C said in A's presence, the police are coming to look for the person who robbed B, and that immediately afterwards A ran away are relevant. इस illustration में क्या होता है, सवाल ये था कि क्या A ने B को लूटा है या नहीं, लेकिन फैक्ट ये था कि जब B को लूटा गया उसके बाद C ने A की प्रेजेंस में ये कहा कि पुलिस आ रही है उसे पकड़ने जिसने B को लूटा है, और ये सुनते ही A वहाँ से भाग गया। तो ये उसका जो कंडक्ट था ये रिलेवेंट था और ये एक्सप्लेनेशन 2 पर बेस है। Illustration G. The question is whether A owes B 10,000 rupees. The fact that A asked C to lend him money and that B said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees, and that A went away without making any answer are relevant. इस इलस्ट्रेशन में क्या होता है, सवाल ये है कि क्या ए ने बी से पैसे लिए थे, 10,000 रुपये लिए थे। तो फैक्ट ये है कि ए सी से कुछ पैसे मांगता है, तो डी कहता है सी से ए की प्रेजेंस में कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ ए पर ट्रस्ट मत करो, उसने बी से 10,000 रुपये लिए थे और अभी भी वापस नहीं किए हैं। ये बात ए सुनता है और ए के सामने होती है और ए बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। तो ये ए का जो कंडक्ट था ये यहाँ पर रिलेवेंट था। Illustration H. The question is whether A committed a crime. The fact that A absconded after receiving a letter warning A that inquiry was being made for the criminal and the content of the letter are relevant. सवाल ये था कि क्या A ने क्राइम कमिट किया है। फैक्ट ये था कि A भाग गया रेड लेटर रिसीव होने के बाद जिसमें वार्निंग दी गई थी कि इंक्वायरी होगी क्रिमिनल के अगेंस्ट, और जो कंटेंट था लेटर का ये रिलेवेंट माना गया। Illustration I. A is accused of a crime. The fact that after the commission of the alleged crime, A absconded or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it are relevant. ये इलस्ट्रेशन कहता है अगर A पर किसी क्राइम का आरोप है तो कुछ बातें रिलेवेंट मानी जाएंगी, जैसे कि अगर मतलब अपराध होने के बाद, क्राइम होने के बाद ए भाग गया है या उसके पास वो प्रॉपर्टी पाई गई है जो क्राइम से जुड़ी है, या उसने ऐसी चीज़ों को छुपाने की कोशिश की है जो क्राइम में इस्तेमाल हुई थी या हो सकती थी। तो ये सारी बातें कोर्ट में एविडेंस के तौर पर मानी जाएंगी क्योंकि ये दिखा सकती हैं कि ए का उस क्राइम से कुछ लेना देना हो सकता है। Illustration J. The question is whether A was raped. The fact that shortly after the alleged rape, A made a complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant.
The fact that without making a complaint, A said that A had been raped is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under Clause A of Section 26 or as corroborative evidence under Section 160. इस इलस्ट्रेशन का मतलब है, सवाल ये है कि क्या ए के साथ रेप हुआ था। अगर ए ने घटना के थोड़ी देर बाद किसी को इस बारे में कंप्लेन की, जैसे पुलिस को, परिवार को या किसी भरोसेमंद व्यक्ति को बताया था कि उसके साथ रेप हुआ, तो और जिस सर्कमस्टांसेस और जिस वर्ड्स उसमें उसने शिकायत की, ये सब चीज़ें रिलेवेंट मानी जाएंगी और सबूत के तौर पर इम्पॉर्टेंट होती हैं। मतलब अगर उसने उस समय पर और सही तरीके से शिकायत की तो ये बात कोर्ट में मानी जाएगी। लेकिन अगर ए ने कोई शिकायत नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो ये बात इस सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कंडक्ट के रूप में रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसे कुछ ख़ास स्थितियों में माना जा सकता है। अगर वो लड़की मर चुकी है तो उसका वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज 1 माना जा सकता है, या फिर उस बयान को और गवाहों की बातों से कॉर्पोरेट करके सेक्शन 157 के तहत इस्तेमाल किया जा सकता है। Illustration K. The question is whether A was robbed. The fact that soon after the alleged robbery, A made a complaint relating to the offense, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant. The fact that A said he had been robbed without making any complaint is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under clause A of section 26 or as corroborative evidence under section 160. ये illustration कह रहा है कि सवाल ये है कि क्या ए के साथ डकैती हुई थी। अगर एक ने डकैती होने के थोड़े समय बाद ही पुलिस या किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस घटना की शिकायत की तो ये बात रिलेवेंट मानी जाएगी, यानी उस शिकायत का किया जाना जिन हालातों में की गई और उसमें क्या कहा गया, ये सब कोर्ट में सुने जाएंगे। लेकिन अगर ए ने सिर्फ इतना कहा कि मेरे साथ डकैती हुई है बिना किसी कंप्लेन के, तो ये बात अपने आप में रिलेवेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये केवल उसका कंडक्ट है जो इस सेक्शन के तहत सीधे मायने नहीं रखता है। हाँ, ये बात कुछ मामलों में दूसरे तरीके से रिलेवेंट हो सकती है। जैसे अगर ए मर चुका है तो उसका ये स्टेटमेंट सेक्शन 32 क्लॉज 1 के तहत डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है, या फिर अगर कोई गवाह इस बात को कोर्ट में कहे और ए ने पहले ही उसे ये बात बताई हो तो ये सेक्शन 157 कॉर्पोरेटिव एविडेंस बन सकता है। Thank you everyone. If you guys like my video, so please like, share and subscribe my channel.